जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मस्तिष्क के विकास की न्यूनाधिकता में उसकी प्राकृतिक संरचना की बात कहकर हम प्रकारांतर से भाग्यवाद और विधि विधान का ऐसा समर्थन करते हैं जिसे बदलना मनुष्य के बस की बात नहीं है। दूसरा कारण शिक्षा की कमी बेशी को कहा जाता है। संगति और वातावरण को भी इसमें सहायक या बाधक माना जाता है। ये सभी कारण अपने स्थान पर बहुत हद तक सही भी होते हैं, पर इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण और गांठ बांध रखने योग्य बात है कि मस्तिष्क शरीर का एक अवयव भर है। भले ही उसकी उपयोगिता और कार्यक्षमता कुछ भी क्यों न हो, अन्य अवयवों पर आहार और व्यायाम का असर पड़ता है। उनकी कमजोरी दूर करने में इन दोनों ही उपायों का प्रयोग किया जाता है। औषधियाँ आहार ही तो हैं। अन्य उपचारों को व्यायाम वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है। अब अन्य अवयवों की अविकसित या विकृत स्थिति को उपचारों द्वारा सुधारा जा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि मस्तिष्कीय दुर्बलता का समाधान न हो सके। पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इस उक्ति को किंवदंती मानने का कोई कारण नहीं। आए दिन हम इसे तथ्य रूप में देखते हैं। आहार से रक्त मांस ही नहीं मन भी बनता है और उसका प्रभाव मानसिक कार्यक्षमता के विकास पर भी पड़ता है। चाय, कॉफ़ी आदि गर्म उत्तेजक पदार्थ मन पर उत्साहवर्धक प्रभाव डालते हैं। गर्मी से शरीर ही नहीं मन भी संतप्त होता है। शीतल पेय पीने पर मुख पर एवं पेट में ही ठंडक नहीं लगती, वरन मन में भी शांति आती है। क्रोध से उद्विग्न व्यक्ति को ठंडे पेय पीने पर अपने आवेश में घटोत्तरी अनुभव होती है। आहार का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे उष्ण और शीतल पेय लेकर तत्काल अनुभव किया जा सकता है। इस संदर्भ में नशीले पदार्थ अपना विलक्षण ही चमत्कार दिखाते हैं। गांजा, भांग, चरस, अफीम, शराब आदि के सेवन करने पर मस्तिष्क की स्थिति जैसी कुछ हो जाती है, उससे भारी आश्चर्य होता है। मनुष्य एक प्रकार से अपने स्तर को ही भूल जाता है और लोक व्यवहार की सामान्य क्रिया प्रक्रिया तक लड़खड़ा जाती है। उद्धत, अनर्गल संभाषण और आचरण करते देखकर यह अनुमान लगता है कि कम से कम कुछ समय के लिए तो नशेबाज की स्थिति लगभग पागल जैसी हो जाती है। नशे के आवेश में लोग दूसरों पर आक्रमण करते और अपनी दुर्गति बनाते देखे जाते हैं। युद्ध मोर्चे पर जाने वाले प्राय शराब का आश्रय लेकर अपने में आक्रामक आवेश उत्पन्न करते हैं। क्रूर कर्मकर्ता भी अपनी सहृदयता एवं विवेकशीलता दबाने के लिए नशे अथवा अन्य उत्तेजक पदार्थ सेवन करते हैं। ये आहार का हानिकारक पक्ष हुआ। इसी का दूसरा पक्ष प्रतिपादन यह है कि सात्विक आहार से बुद्धि सतोगुणी होती है। इतना ही नहीं, ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता का संवर्धन भी करते हैं। बुद्धि, कौशल, मनोबल, दूरदर्शिता, यथार्थ चिंतन, सूझबूझ एवं सही निर्णय लेने जैसी अनेकों मानसिक क्षमताओं के विकास में ऐसे खाद्य पदार्थों की सहायता ली जा सकती है जिनमें मानसिक परिपोषण के उपयुक्त रासायनिक पदार्थों की उपयोगी मात्रा मौजूद है। मस्तिष्कीय विकास में ऐसे खाद्य पदार्थों का बड़ा योगदान रहता है जो सात्विक प्रकृति के और सुपाच्य माने जाते हैं। गरिष्ठ, चटपटे, तले भुने, शक्कर की अनावश्यक मात्रा वाले मसाले डालकर, सुगंधित और रंग डालकर आकर्षक बनाए गए पदार्थ सात्विक प्रकृति के नहीं होते। उनमें उत्तेजना भरी रहती है और वो प्राय तामसिक स्तर के ही होते हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन अपच, रक्त विकार जैसी विकृतियाँ उत्पन्न करता है और फिर उनसे तरह तरह की बीमारियाँ उठ खड़ी होती हैं। स्वाद के लिए गरिष्ठ और उत्तेजक पदार्थों को खाने से न केवल सामान्य स्वास्थ्य को वरन मस्तिष्क की कोमलता एवं सक्षमता को भी हानि पहुंचती है। मस्तिष्क को बल देने वाले सात्विक खाद्य पदार्थों की सूची मांगने की आवश्यकता नहीं है। बिना भुने उबाले अपने प्राकृतिक रूप, रस, गंध और स्वाद से हमारी तृप्ति कैसे करते हैं, उन्हें अपने शरीर रचना के हिसाब से अनुकूल एवं प्राकृतिक कहा जा सकता है।
ऐसे आहार पर निर्भर रहने वाले अध्यात्मवेत्ता अपनी बौद्धिक एवं आत्मिक विशेषता बनाए और बढ़ाए रहते हैं। कुछ विशेष पदार्थ ऐसे भी हैं जो सामान्य भोजन की तरह तो नहीं, औषधियों के अतिरिक्त परिपोषण के रूप में लिए जा सकते हैं। इनमें कई उपयोगी जड़ी बूटियों की गणना होती आई है। आयुर्वेद में गोरखमुंडी, शतावरी, बच, शंखपुष्पी, ब्राह्मी आदि का उल्लेख बुद्धिवर्धक पदार्थों के रूप में हुआ है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने स्मरण शक्ति बढ़ाने के संबंध में प्रख्यात ब्राह्मी बूटी पर शोध की है। हर्मेपोनिन मोनिएसा नाम से जानी जाने वाली इस वनस्पति का सत्व इंजेक्शन द्वारा कुत्तों के मस्तिष्क में पहुंचाया गया तो उससे हिपोकैम्पस क्रिया में अपेक्षाकृत अधिक तेजी पाई गई। इस तेजी से यह सिद्ध होता है कि मस्तिष्क ने अपना काम अधिक फुर्ती और अधिक मुस्तैदी से करना आरंभ कर दिया। शरीर के सभी क्षेत्र परिपुष्ट एवं सुविकसित रहते हैं या नहीं, इसमें बहुत कुछ वहाँ के रासायनिक संतुलन पर निर्भर है। मस्तिष्क के संबंध में तो ये बात और भी अधिक सही है। उसमें रासायनिक पदार्थों की मात्रा का संतुलन बिगड़ने लगे तो न केवल बुद्धिमत्ता में ही कमी आती है, वरन सनक, आतुरता, अधीरता, उथलापन, दीर्घसूत्रता जैसे कितने ही मंद मस्तिष्क रोग आ घेरते हैं। ऐसे लोगों को विक्षिप्त तो नहीं कहा जा सकता, किंतु अस्त व्यस्त अव्यवस्थित तो कहा ही जाएगा। मस्तिष्क में जिन रसायनों की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, उनमें एक यूरिक एसिड भी है। रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो जोड़ों की जकड़न, गठिया जैसी शिकायतें बढ़ जाती है, किंतु उसकी कमी पड़ना भी कम हानिकारक नहीं है। संतुलन की दृष्टि से रक्त में 2 मिलीग्राम प्रतिशत ही यूरिक एसिड होना आवश्यक है। गठिया की आशंका तो तब होती है जब ये मात्रा 9 मिलीग्राम प्रतिशत तक जा पहुंचती है। डॉक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को बुद्धि और स्मृति का संवाहक माना जाता है। इस पदार्थ की बुद्धि स्त्रीय विद्युत में परिणति होने की उत्तेजना यूरिक एसिड से मिलती है। कनाडा के जीव रसायनवेत्ता कीथ केनिथ और अर्थर कापले ने मस्तिष्क के प्रखरता पर यूरिक एसिड की न्यूनाधिकता का भारी प्रभाव पड़ना सिद्ध किया है। इसकी मात्रा संतुलित कैसे रहती है, न्यून या अधिक होने के खतरों से किस प्रकार बचाव होता है, इसके शोध प्रयास से यह निष्कर्ष निकाला है कि ब्रेन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्रिया द्वारा यूरिक एसिड उत्पन्न तो पर्याप्त मात्रा में होता है, पर उसका संतुलित मात्रा में रखना कुछ विशेष एंजाइमों पर निर्भर है। ये एंजाइम पशुओं के शरीर में अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं और उनके मस्तिष्क यूरिक एसिड को नष्ट करके रख देते हैं। अस्तु उन्हें मूर्ख रहना पड़ता है। किसी प्रकार इन एंजाइमों के आघात आक्रमण से पशुओं का मस्तिष्क के यूरिक एसिड नष्ट होने से बचाया जा सके और संतुलित मात्रा में रखा जा सके तो वे भी मनुष्यों के समान ही बुद्धिमान हो सकते हैं। मूर्खता एवं मानसिक दुर्बलता के अन्य कारण भी हो सकते हैं, पर उनमें से एक यूरिक एसिड की कमी पड़ जाना भी है। भले ही उसका उत्पादन कम होता हो या विरोधी एंजाइमों की मार से उसकी मात्रा घट जाती हो। विज्ञानवेत्ताओं ने कुछ लवण, खनिज, वनस्पति सत्व एवं प्रोटीन ऐसे ढूंढ निकाले हैं जो मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालते हैं और बुद्धि संवर्धन से स्मरण शक्ति के विकास में आशाजनक योगदान करते हैं। इस संदर्भ में विश्व भर के रसायन शास्त्री अपने अपने ढंग से शोध प्रयोग चला रहे हैं और शारीरिक बलवर्धक टॉनिकों की तरह मनःशक्ति को विकसित करने वाले संवर्धनों के निर्माण का भी प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रयोगकर्ताओं का विश्वास है कि प्रगति क्रम जिस तरह चल रहा है उसे देखते हुए अगली पीढ़ी के लोगों को मंदबुद्धि होने का कलंक शायद अपने ऊपर नहीं ही ओढ़ना पड़ेगा। मंदमती मनुष्यों के मस्तिष्क पिछड़ेपन का कारण खोजने में ब्रिटेन के मैनचेस्टर मेडिकल स्कूल ने
मनुष्यों तथा पशुओं पर लंबी शोध की है और जो निष्कर्ष निकाले हैं उनमें से बड़ा कारण भोजन के कुपोषण को भी बताया है। शरीर के अन्य अवयवों की तरह मस्तिष्क भी अपने विकास के लिए आवश्यक खाद्य पानी मांगता है। उसमें कमी रहने पर विकास क्रम रुकता है और पत्र पल्लव मुरझाते हैं। भ्रूण अवस्था में शिशु के लिए जिस पोषण की आवश्यकता होती है, यदि यह वहाँ न मिले तो बालक के अन्य अंगों की तरह मस्तिष्क भी दुर्बल बना रहेगा। अन्य अवयवों की दुर्बलता तो छिपी रहती है, पर मस्तिष्क के पिछड़ापन तो पग पग पर अनायास ही अपना परिचय देता है। उपरोक्त शोध संस्थान के दो प्रमुख अन्वेषक डार्विन और सेंड्स इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जिस प्रकार आस्थाओं की मजबूती के लिए आहार में कैल्शियम और आयरन की समुचित मात्रा रहनी चाहिए, उसी प्रकार मस्तिष्क को पोषण करने वाले प्रोटीनों की मात्रा तब तक तो मिलती ही रहनी चाहिए जब तक कि 20 वर्ष की आयु पूरी न हो जाती है। इस आयु तक पहुँचते पहुँचते मनुष्य में बौद्धिक परिपक्वता का बड़ा अंश पूरा हो चुका होता है। एवोर्ट रासायनिक प्रयोगशाला के शोधकर्ता प्रोफेसर ग्लास्की ने पेमोलिन नामक रसायन खोजा है। अभी इसका प्रयोग चूहों पर चल रहा है। अब तक के निष्कर्ष में जिन चूहों को ये टॉनिक दिया गया है वे साथियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान बने हैं। डॉक्टर जेम्स मेकाफ द्वारा इस संदर्भ में की गई रासायनिक खोजें भी मस्तिष्क विज्ञानियों के क्षेत्र में दिलचस्पी के साथ चर्चा का विषय बन रही हैं। जेम हाइफन के द्वारा प्रतिपादित रसायन और पशु वर्ग पर परीक्षण के उपरांत मनुष्यों पर प्रयुक्त हो रहे हैं। उन्हें निरापद और लाभदायक बताया गया है। न्यूयॉर्क के आइंस्टीन कॉलेज ने ठीक उल्टी खोज की है। वे तीव्र बुद्धि वालों को मंद बुद्धि बनाने में भी आशाजनक प्रगति कर रहे हैं। उनका कथन है कि सदा सर्वदा बुद्धि वृद्धि ही आवश्यक नहीं, अपराधी प्रकृति के लोगों को मंद बुद्धि बनाया जा सके तो वे अपेक्षाकृत अधिक शांति से रह सकेंगे और दूसरों को कम त्रास दे सकेंगे। विद्रोही प्रकृति के लोगों को इस उपचार से शांत सज्जन नागरिक बनाया जा सकेगा। कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबो न्यूक्लिक एसिड का काम तंत्रिकाओं में ऐसे प्रोटीन निर्माण करता है जो चेतना की सक्रियता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। इस प्रोटीन में अमीनो एसिड की प्रधानता रहती है। स्मृति को तीव्र करने की भूमिका विशेष रूप से निभाने वाले रसायनों में प्यूरोमाइसिन प्रख्यात है। अब और भी कई सम्मिश्रण इस प्रकार के तैयार हुए हैं। इनमें एसिटॉक्सी साइक्लोहेडामाइड ने बहुत दिनों पहले बहुत ख्याति प्राप्त की है। सन 1965 में मैग्नीशियम पेपोलिन की समस्त विश्व में बहुत चर्चा थी और कहा जाता था कि ये मस्तिष्क टॉनिक के रूप में असाधारण क्षमता संपन्न है। बहुत समय के प्रयोग निष्कर्षों ने उसे इतना अधिक लाभदायक नहीं पाया जैसा कि उसके निर्माताओं ने दावा किया था। पशुओं की मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए स्ट्रिकीनेन, पिक्रोटॉक्सिन, निकोटिन और एम्फेटेसाइन वर्ग की औषधियों का अभी भी प्रयोग किया जाता है। अध्यात्म शास्त्र भी मानवीय चेतना को परिष्कृत करने के लिए रसायनों का प्रयोग करता है। उसकी मान्यता है कि वस्तुओं में स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 शक्तियाँ होती हैं। अन्न का स्थूल स्वरूप रक्त मांस बनता है, उसके सूक्ष्म रूप से मस्तिष्क एवं विचार बनते हैं और कारण रूप से भावनाओं का निर्माण होता है। यदि सड़ा भूसा विषाक्त अन्न होगा तो उससे पोषण तो दूर उल्टे रोग उत्पन्न होंगे। यदि दुष्ट प्रवृत्तियों के साथ कमाया हुआ और दुष्ट मनुष्यों के हाथ से बना परोसा हुआ अन्न होगा तो उससे मस्तिष्क में दुर्बुद्धि उत्पन्न होगी। इसी प्रकार यदि उसे प्रसाद भावना से पकाया और औषधि भावना से खाया जाएगा तो बनाने और खिलाने वाले की स्नेहसिक्त सद्भावनाओं का समन्वय होगा तो उससे खाने वाले का अंतःकरण विकसित होगा। उसकी भावनाओं में उच्च स्तरीय उभार आएगा। आहार केवल स्थूल दृष्टि से पौष्टिक एवं स्वल्प होना चाहिए
वरन उसके पीछे न्यायानुकूल उपार्जन और सद्भावनाओं के समन्वय का भी तारतम्य जुड़ा रहना चाहिए। तभी वह अन्य मनुष्य के तीनों आवरणों को समुचित पोषण कर सकेगा और तभी उसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वांगीण विकास का अवसर प्राप्त होगा। आहार के साथ जुड़े हुए कुछ तत्व शरीर भूमिका से आगे बढ़कर मन क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इसका प्रमाण वे वस्तुएं देती हैं जिन्हें नशीली कहते हैं। नशा पदार्थ का सूक्ष्म गुण है, वह रक्त मांस पर तो प्रभाव डालता ही है, साथ ही मस्तिष्क को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को भी प्रभावित करता है। नशे का प्रभाव होते ही मनुष्य का मस्तिष्क बेकाबू हो जाता है और वह कुछ का कुछ सोचने लगता है। आत्मविद्या के ज्ञाता सदा से ये कहते आए हैं कि आत्मोन्नति की साधना तक प्रक्रिया में आहार शुद्धि का अति महत्वपूर्ण स्थान है। यदि उस ओर ध्यान नहीं दिया जाए और प्राणायाम, प्रत्याहार, नेति, धोती आदि आगे की क्रियाकलापों में उलझा जाए तो वह समय पूर्व की बात होगी। मस्तिष्क पर पड़ने वाले विभिन्न और विचित्र प्रभावों की ओर उपरोक्त प्रयोग ध्यान आकर्षित करते हैं और बताते हैं कि मस्तिष्क का स्तर आहार की परिधि से बाहर नहीं है, उसे भी प्रभावित किया जा सकता है। केवल स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन से ही नहीं, आहार के साथ घुले हुए सूक्ष्म तत्वों का संतुलन बनाकर मनुष्य के सोचने का तरीका भी समुन्नत किया जा सकता है। इतना ही नहीं, भावनाओं की दिशा भी बदल सकती है। अवांछनीय दिशा में चल रही भाव विकृति को आहार शुद्धि के आधार पर मोड़ा और सुधारा जा सकता है। दुष्ट प्रवृत्तियों में लगे हुए दुर्भावना युक्त मनुष्य के अंतःकरण को छुपाया जा सकता है और उसकी प्रवृत्ति मनोवृत्ति में अभीष्ट परिवर्तन किया जा सकता है। आहार का मन से घनिष्ठ संबंध है। उसमें पाए जाने वाले रसायन अथवा पोषक तत्व केवल शरीर तक ही अपना प्रभाव नहीं दिखाते, वरन मानवीय चेतना को भी प्रभावित करते हैं। यूँ आहार के रासायनिक तत्वों, पोषक घटकों का विश्लेषण तो बहुत पहले से ही होता रहा है कि भोजन में कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में होना चाहिए, किंतु मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले विभिन्न और विचित्र प्रभावों का अनुसंधान इन्हीं दिनों हुआ है। इस संदर्भ में हुए प्रयोग परीक्षण सिद्ध करते हैं कि मस्तिष्क का स्तर आहार की परिधि में ही आता है और उससे प्रभावित होता है। आहार विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि केवल स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन से ही नहीं, भोजन के साथ घुले हुए सूक्ष्म तत्वों का संतुलन बनाकर मनुष्य के सोचने का तरीका भी समुन्नत किया जा सकता है। इसके बाद आहार न केवल स्थूल दृष्टि से पौष्टिक, स्वल्प और सात्विक होना चाहिए, वरन उसके पीछे न्यायानुकूल उपार्जन और सद्भावनाओं का समावेश भी होना चाहिए। तभी वह अन्य मनुष्यों के तीनों आवरणों को पोषित कर सकेगा और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर को विकसित कर सकेगा। तभी वह शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वांगपूर्ण विकसित करने वाला हो सकेगा। ओम शांति।